न्यूज़ के खास कार्यक्रम खबर भी असर भी में हम बात कर रहे हैं बाबा वैद्यनाथ धाम की नगरी की और यहाँ के आर्थिक स्थिति पर। तमाम दुकानदारों से बात करने के बाद देवघर का एक प्रमुख व्यवसाय यहाँ का होटल कारोबार है। सबसे पहले हम आपको तस्वीर दिखा देते हैं। ये होटल है अन्नपूर्णा आश्रम। उसके बाद आप देख लीजिए बाबा का ढाबा, अन्नपूर्णा चूड़ी स्टोर। चूड़ी की स्थिति तो ये है कि अब शटर से ताले भी नहीं खोले जाते हैं। दूसरी तरफ आपको देखते हैं होटल व्यवसायी खुद कुर्सी लगाकर बैठे हुए हैं। उनकी स्थिति का जायजा हम लेंगे। अच्छा, ये तो सबसे भीड़ भाड़ का इलाका हुआ करता था यहाँ पर, तो और यहाँ पर तो बुकिंग के लिए पहले से करते थे लोग, एडवांस बुकिंग रहता था। अभी ऐसा समय आ गया है दिन भर में एक रूम भी बुक हो जाता है तो भाग्य बनाते हैं। कम से कम ये 18 महीना में कम से कम 15 से 20 लाख रुपए का नुकसान हो चुका है। ये स्थिति बनी हुई है कि कैसे आदमी जिंदा रहेंगे, इसका समस्या बहुत समाधान करना बहुत मुश्किल है। और अगर यही स्थिति 2-3 महीने में रहे तो आप आदमी तरफ तरफ के मरने लगेंगे, आदमी अपने आप को फांसी लगाने लगेंगे। कहाँ से कर्ज चुकाएंगे? निगम को छूट दिया आप लोग को? कोई निगम किसी प्रकार का कोई छूट नहीं दिया। कोई तरह का कोई ये नहीं है। टैक्सेशन जो है वो लागू है। सब पैसे बिजली बिल में सब चीज़ में लागू है। कोई भी 5 रुपये की कटौती नहीं किया और हर महीने बिल को भी जमा करना पड़ता है। और जहाँ से अगर 5,000 बाकी हो जाता है तो लाइन डिस्कनेक्ट करके 2 लाख का फाइन किया जाता है। 1,72,000, किसी को 76,000, किसी को 1.5 लाख। ऐसा निगम का बहुत बड़ा ये कमीनापन है कि टैक्स को बिल को 5,000 होने के बाद ये स्थिति में अगर लाइन काट दे, आदमी को पता नहीं चले और उसके बाद आके FIR उसके ऊपर हो, तो ये कितना अनर्थ है, कितना अन्याय है। ये आदमी की समझ से बाहर समस्या का समाधान करना, अगर सरकार अगर इस पर भी ध्यान नहीं देती है और मंदिर को अगर न खोलती है तो आदमी भूखे तो मर ही रहा है और तरफ तरफ के मरेगा। इससे बेसी क्या कहें। जी बिल्कुल, देखिए एक होटल व्यवसायी का ये दर्द था। इसमें हम यही कह सकते हैं कि गैरों पे करम और अपनों पे सितम। जिस बाबा नगरी में जिस बाबा के भरोसे सब कुछ चला करता था, बाबा मंदिर बंद कर दिया गया, लिहाजा आर्थिक स्थिति चौपट हो गई। ये तमाम ये वो व्यवसायी हैं जो यहाँ चौक चौराहों पर गप्पे हाँकते आपको दिन भर मिल जाएंगे। सबके साथ अलग अलग समस्याएं हैं, अलग अलग दुविधा है और करने के लिए अब कुछ नहीं बचा है। लोगों को सिर्फ उम्मीद है तो एक बाबा भोलेनाथ पर, क्योंकि सरकार से इनकी उम्मीदें खत्म हो चुकी है। अब उम्मीद किस पर? अब सब सरकार पे ही उम्मीद है हम लोगों का कि जल्द से जल्द मंदिर खोले। सरकार से तो अब उम्मीद रह नहीं गई, अब तो कोर्ट में चला गया बात। तो कोर्ट का फैसला आने तक तो उम्मीद ही करना पड़ेगा और क्या बोला जाएगा। स्थिति क्या है आप लोग की? स्थिति तो बहुत ही दयनीय है हम लोग का। आप क्या चीज़ का व्यवसाय? हम लोग का चूड़ी का व्यवसाय है, जो कि देखिए पूरी तरह से चूड़ी दुकान सब बंद है। चूड़ी दुकान बंद क्या है, मतलब सामान इतने ही खराब हो चुके हैं कि गाँव को दिखाने लायक भी सामान नहीं रहा। अब हम लोगों को नया दुकान सामान भरने के लिए भी पूंजी नहीं है हम लोगों के पास। कहाँ से चूड़ी आता था? सुनते थे कि फिरोजाबाद वगैरह। फिरोजाबाद, बनारस, बॉम्बे, दिल्ली सब जगह से माल आता था। अभी सब तरह से पूरी तरह से बंद है अभी। तो वो चूड़ी क्या खराब हो चुकी है? एकदम पूरी तरह से खराब हो चुका है। ये तो हम अपने दुकान में अपना सामान दिखा सकते। देखिए, कहा जाता है कि जब बाबा धाम आप आते हैं तो यहाँ शिव और पार्वती एक साथ विराजमान हैं, अखंड सुगाव सौभाग्यवती के लिए और बाबा माँ पार्वती के आशीर्वाद के लिए यहाँ पर चूड़ी का प्रसाद जरूर लिया जाता है, क्योंकि इसे एक शक्तिपीठ भी माना जाता है। तो माँ का आशीर्वाद के रूप में सुहागिनें यहाँ से चूड़ी जरूर लेती है। इसलिए देवघर के बाबा मंदिर की वजह से यहाँ पर चूड़ियों का कारोबार काफ़ी व्यापक पैमाने पर किया जाता है। लाख की चूड़ियाँ न सिर्फ देवघर में बल्कि फिरोजाबाद, जयपुर और बनारस से मंगाई जाती थी, लेकिन अब वो भी 18 महीने में ख़त्म हो चुकी है। अच्छा, ये जो चूड़ियाँ हैं वो लोग क्यों खरीदते थे और इसमें मुनाफा का क्या अंतर था, और अब जो है इसको पूरा करने में कितना समय लग जाएगा आप लोग को? चूड़ियाँ तो देखिए यहाँ पे बाबा धाम में प्रसाद के रूप में आदमी ले जाते थे, सुहागन लोग। यहाँ का प्रसाद है धाम का चूड़ियाँ। और जब तक रहा रिकवरी का, तो हम लोग रिकवरी में 4 से 5 साल का समय भी कम है।
रिकवर करने में, क्योंकि इतनी तरह पूरी तरह से टूट चुके हैं कि दुकानदार साहब, पूंजी का तो नामो निशान नहीं है, सब कर्ज में डूब चुके हैं। सामान, अब नया सामान भरने के लिए पूंजी नहीं है हम लोग के पास। अब कैसे चलाए वो बाबा ही बता सकते हैं हम लोग। रेंट पर है दुकान आपका? टोटल रेंट पे है सर, 2 साल से किराया नहीं दे पा रहे हैं हम लोग। मकान मालिक भी तो मकान मालिक का खैर प्रेशर तो है, लेकिन अभी तक मकान मालिक कुछ बोल नहीं रहे हैं। प्रेशर तो बना हुआ है और मकान मालिक है कि अभी तक कुछ बोल नहीं रहे हैं। कब खनकेगी चूड़ियाँ अभी? अरे क्या बताएं, पिछले 18 महीने से हम लोग बंद पड़े हुए हैं। 2-2.5 महीने मात्र खुली दुकान, उसके बाद टोटल बंद पड़े हुए हैं। उसके बाद दुकान में जितना भी माल है, मतलब कम से कम 90% माल खराब हो चुका है। एकदम अभी भी दुकान बंद पड़ा हुआ है। जब तक नहीं खुले बाबा का पट, कोई सीन नहीं है हम लोग के पास। और एक किराया उराया तो सभी का माथा में चढ़ा हुआ है सर। कम किराया तो बातें मत कीजिए। तो हम लोग का है मकान मालिक उस तरह का जो कि बोलता है चलो देना बाद में देना, अभी तो खैर बंदी, हम क्या बोले इसके लिए। उसके बाद बच्चे की पढ़ाई वगैरह सब बंद पड़ा हुआ है, फीस नहीं दे पा रहे हैं स्कूल का। टोटल चीज़ हम लोग का एकदम जो है सो दयनीय हो गया है। स्कूल की फी है, बिजली बिल है, सब के सब एकदम जो है सो माथा पे सवार हो गया हम लोग का। अब क्या करने का सोचे हैं? ऐसे तो हाथ पर क्या करें, नहीं अगर यहाँ कुछ होगा तो शहर छोड़ के जाना पड़ेगा। इससे ज़्यादा और क्या कर सकते हैं हम लोग। माथा तो ऐसे ही हम लोग का खराब हो गया है। क्या करें, बाल बच्चा लेकर के कहाँ जा, क्या करें, समझ में नहीं आ रहा है। देखिए ये बड़ी विडंबना वाली स्थिति है कि बच्चे की पढ़ाई जब रुक जाएगी, उद्योग धंधे ठप हो जाएंगे और इनकम का कोई सोर्स नहीं रहेगा, तो पलायन एकमात्र मुद्दा रह जाता है कि आखिर पलायन सिर्फ आर्थिक स्थिति के लिए करना पड़ा। तो ये सरकार, देवघर नगर निगम और यहाँ के प्रशासन के लिए बड़ी दुखद घटना है। जब हमारे दुकानदार को नहीं होगा तो हमको कहाँ से होगा। भूखमरी की अवस्था तो है है। मंदिर बंद होने से मतलब कि दुकानदार के साथ साथ आम जनता जो भी है सबके साथ भूखमरी की समस्या है अभी। तो 18 महीने से तो इन लोग का व्यवसाय खत्म है, तो आप लोग भी धैर्य रखे हुए हैं। ये कैसे वापस कैसे आएगा ये दिन? ये तो सरकार के मंशा है। अब सरकार ही चाहेगा तो ये मंदिर जब तक न खुलेगा तब तक आम वर्ग क्या करेगा। कैसे चलता है खर्चा वगैरह? बस इसी तरह आपसे लेके उनसे लेके, कोई ऐसे हैं जो कर्जा महाजन करके ऋण लेके इसी तरह से काम चल रहा है। तो अभी भी लेकिन आप लेके निकलते हैं कि शायद कहीं से कुछ निकलते ही हैं, लेकिन जैसा होना चाहिए वो कुछ होता नहीं है। जब इनका बोहनी नहीं होता है तो हमारा कहाँ से बोहनी होगा। सही वाली बात है। बाबा भोलेनाथ के मंदिर पर ये व्यवसायी टिके हुए थे, इन पर बाबा टिके हुए थे, लेकिन अब चूंकि बात है इनका बोहनी पर भी आफत है, तो इनको कहाँ से देंगे। लेकिन एक बात यहाँ पर खुलकर सामने आती है कि कम से कम धैर्य यहाँ के व्यवसायियों ने नहीं खोया है। आपसे जानना चाहते हैं क्या स्थिति है यहाँ पर, कैसे वापस कैसे आएगी जिंदगी पटरी पर? देखिए स्थिति तो ये है कि लोग पेट तो पालना ही पड़ेगा, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। कोई घर गिरवी रख दिया है, कोई घर का जेवर बेच दिया है, कोई बाइक बेच दिया है, किसी का पर माथा पे कर्ज हो गया है। माने अनगिनत चीज़ें हैं जो हम बता भी नहीं पाएंगे कि बहुत सारा। हम लोग मध्यम वर्गीय हैं और व्यापार वर्ग हैं, समझे ना। हम लोग मध्यम वर्गीय और व्यापार वर्ग हैं। हम लोग बहुत सा अपना कष्ट जो है ना किसी के साथ शेयर भी नहीं कर सकते हैं। आप समझ लीजिए कि हमारे घर में बच्चे हैं, बच्चे का शौक़ तो दूर, उसकी ज़रूरतें पूरे नहीं कर पाते हैं। घर में बुजुर्ग हैं, उनकी दवाइयाँ हैं, उनके साथ साथ उनका सही इलाज नहीं करा पा रहे हैं, या करा पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं कर्ज लेके करा पा रहे हैं। मतलब समझ लिए घर में गृहस्थी में बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो सब कोई जानते हैं कि बहुत सारी चीज़ें होती है जो गृहस्थी में काम आती है। और हमारे गृहस्थी इस व्यवसाय से ही चलता है। और इस ये व्यवसाय जो है हमारे बाबा मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं से ही चलता है। इसलिए हम सरकार से निवेदन करते हैं कि हम लोग बहुत पालन किए हैं आपके प्रोटोकॉल का। अब स्थिति को देखते हुए सामान्य हो गया है स्थिति। अब हमारा मंदिर बाबा मंदिर खोल दे ताकि हम लोग का आजीविका चले। आस्था के साथ साथ ये लाखों लोगों का आजीविका का सवाल है, समझे ना। बस इतना ही मैं कहना चाहता हूँ सरकार। बिल्कुल, देखिए भावनाएं इनके सामने है, लेकिन हम आपको जिस एक कागज़ का टुकड़ा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, इसको समझने की कोशिश कीजिए। ये महज कागज़ का टुकड़ा नहीं है, ये यहाँ के हज़ारों परिवार की वेदना है कि जहाँ एक ओर लोग आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहे हैं, दूसरी ओर स्कूल की तरफ से ये पुर्जा थमा दिया जा रहा है और लगातार एग्ज़ाम के नाम पर ये प्रेशर दिया जा रहा है कि अगर कॉपियाँ चाहिए एग्ज़ाम के लिए तो इतना फीस आपको अदा करना पड़ेगा। इसमें
6,400 रुपये का इनको बिल थमा दिया गया है, जहां पर 1 महीने के राशन को यहाँ पर इनको मयस्सर नहीं हो रही है, वहाँ पर 6 से 7 हज़ार रुपये एक एक बच्चे के फीस के लिए यहाँ के स्कूल प्रबंधन के द्वारा ये दिया जा रहा है। ये है सनराइज द्वारिका विद्यालय का, लेकिन ये सिर्फ एक स्कूल, निजी स्कूल की बात नहीं है। यहाँ के तमाम स्कूल ऐसे पुर्जे घर घर भेज रहे हैं और एग्ज़ाम के ठीक पहले ये भेजा जाता है ताकि बच्चों के जो अभिभावक हैं वो प्रेशर में आए और इनके फ़ी को डिपॉजिट कर सकें। तो तमाम ऐसी दुविधाएं हैं यहाँ पर, तमाम ऐसी बातें हैं जिनको ये बयां भी नहीं कर पाते हैं। जब भी हम इनसे बात करते हैं तो ये भावुक हो उठते हैं। ये भावनाएं हैं कि इनकी उम्मीदें अभी ख़त्म नहीं हुई है, लेकिन टूटने के कगार पर ज़रूर पहुंच गई है। लेकिन एक विश्वास है, ये विश्वास यहाँ के सरकार पर नहीं है, ये विश्वास यहाँ के प्रशासन पर नहीं है, ये विश्वास है इनको अपने भोलेनाथ के ऊपर। इनकी पूरी आर्थिक स्थिति बाबा भोलेनाथ पर टिकी है और आज भी ये ना तो सरकार पे भरोसा कर रहे हैं और न इनके वादों पर। इनको भरोसा है तो सबसे ज़्यादा अपने भगवान भोले पर। इसलिए ये कहते हैं कि अगर बाबा चाहेंगे तो मंदिर खुलेगा और उसके बाद शायद इनका व्यवसाय चल निकलेगा। और जो आज ये आर्थिक संकट से ये गुजर रहे हैं, जिस तरीके से बाबा के ये भोले के ये जो भक्त हैं, जो अपने बच्चों की ख्वाहिशें भी पूरी नहीं कर पा रहे हैं, शायद बच्चे डिमांड करेंगे और इनके पिता, वो दिन भी आएगा जब इनकी ख्वाहिशें पूरी भी करेंगे। ब्रेक के बाद खबर भी असर भी के इस कार्यक्रम में हम सिलसिला जारी रखेंगे और कपड़े दुकानदारों से भी बात करेंगे कि आखिर लगन और तीज त्यौहार जैसे जितने भी पर्व हैं उसमें उनकी बिकवाली क्यों नहीं हुई और आर्थिक स्थिति में सुधार क्यों नहीं हो पाया। रात की नगरी में जब आप आते हैं तो यहाँ से पेड़ा, बद्धी, चूड़ा आदि प्रसाद जरूर ले जाते हैं, लेकिन एक प्रसाद ऐसा है जिसे यात्री यहाँ से लेना नहीं भूलते हैं, वो है यहाँ का चूड़ी प्रसाद। और ये तमाम पीतल और जो कि पूजा पाठ में इस्तेमाल होता है और बाबा भोलेनाथ की नगरी में इसका बहुत अच्छा व्यवसाय रहा है। तमाम ये दिए हैं, घंटी है और ये पूजा पाठ में इस्तेमाल होने वाले ये तमाम पीतल और तांबे के बर्तन हैं, जिसका खासा उपयोग हर एक घर में किया जाता है। और इसके साथ साथ माँ पार्वती और यहाँ के, चूँकि ये शक्तिपीठ है, तो यहाँ माता का आशीर्वाद के रूप में सुहागिनें चूड़ी ले जाना नहीं भूलती है। लेकिन अब देख लीजिए, ग्राहकों के इंतज़ार में यहाँ के जो व्यवसायी हैं, हालांकि उम्मीद नहीं रहती है, लेकिन अहले सुबह से ही ये लोगों के इंतज़ार में रहते हैं। चकाचौंध रोशनी है, यानी मीटर चालू है, पंखे चल रहे हैं, मतलब मीटर चालू है। लेकिन इससे कितना आज का व्यवसाय होगा, क्या इनकम होगा, ये इन्हें शाम तक भी पता नहीं होता है। कुल मिलाकर अगर बिकवाली हुई तो आज घर का चूल्हा जलेगा, नहीं हुई तो बाबा भोलेनाथ जाने। यहाँ के व्यवसायी हैं, क्या चूड़ी का जो व्यवसाय है कितना बढ़िया हुआ करता था, अब क्या स्थिति आ गई है? बहुत अच्छा था बिजनेस, हम सब का कभी सोचने नहीं पड़ता था कि बाबा मंदिर बंद, ऐसा बंद हो जाएगा। भैया बाबा से मनाते हैं, हेमंत सर से मनाते हैं कि अब आर्थिक स्थिति एकदम कमजोर हो गया है, बाल बच्चा के लिए, मेरे परिवार के लिए अब खोला जाए। अब सबर का बांध टूट चुका है, अब खोला जाए। सर से यही अनुरोध है, हाथ जोड़ के करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि हेमंत सर से कहना है कि हाथ जोड़ के दुकानदार संघ का उपाध्यक्ष के नाते खोला जाए। अब सबर का फल बहुत ज़्यादा हो गया सर, दयनीय हो गया है। आर्थिक स्थिति एकदम टूट गया, न भाड़ा दे पा रहे, न बिजली का किराया दे पा रहे, लाइन काट दे रहा है, बहुत टॉर्चर हो रहा है हम सब पर। दुकानदार का बुरा हाल हो गया है। अब चाहते हैं कि हेमंत सर से क्षमा याचना, भूल चूक माफ़ करें और जल्द से जल्द मंदिर खोला जाए, और इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कर सकते। वो सिर्फ मंदिर पर ही आधारित है और मंदिर खुलेगा तभी विकास की रफ्तार भी तेज होगी और इनकी आर्थिक स्थिति में सुधार भी होगी। देखिए, ये वही पेड़ा का दुकान है जहां पर पेड़े का अंबार लगा हुआ करता था। कभी यात्रियों की भीड़ इतनी ज़्यादा रहती थी कि बाहर एक काउंटर लगाना पड़ता था, लेकिन अब स्थिति है कि महज एक सिंबॉलिक रूप से कुछ पेड़ा प्रसाद वगैरह यहाँ पर रखे हुए हैं, ताकि अगर भूले भटके कोई यात्री आते भी हैं तो
तो एक प्रसाद के स्वरूप के रूप में एक छोटा सा उपहार ले जाते हैं। अच्छा ये बताइए कि पेड़ा का व्यवसाय पहले कैसे चलता था, अब क्या हो गया? पहले सर, अब तो माल बर्बाद, 1.5 साल से माल बर्बाद हो गया पूरा। हम लोग पूंजी तक नहीं है कि कहाँ दुकान पूंजी भरे हम। ठीक है, स्कूल का फीस कहाँ से भरे? स्कूल का फीस बकाया बहुत ज्यादा हो गया है। दुकान का किराया भी होता है, बहुत किराया बकाया, स्कूल का बिल बकाया है, बिजली बिल बकाया है, ऐसे पूरा बकाया है। कहाँ से में कब EMI वाला तंग कर रहा है, बैंक से लोन जो लिए हैं हम लोग। अच्छा ये तो कच्चा ये होता है, तो कच्चा जब होता है तो ये तो खराब हो जाता होगा ना फिर? जी सर, खराब तो है तो बनाते हैं, थोड़ा थोड़ा बनाते हैं, बिकता ठीक नहीं तो फेंकना पड़ जाता है लास्ट में, कच्चा सामान है। तो दुकान भी आपका खाली हो गया? खाली हो गया, पूंजी नहीं है। 1.5 साल से घर चलाना मुश्किल हो गया, पूंजी कहाँ से भरेंगे? देखिए ये सबसे बड़ी समस्या है। इस दुकान की तरफ एक बार पहले आप रुक कर लीजिए। ये दुकान चूड़ी, पेड़ा, प्रसाद और सिंदूर से भरा हुआ रहता था, लेकिन एक सिंबॉलिक रूप से ये इनको सिर्फ ये अगरबत्ती है, महज इस अगरबत्ती के सहारे जिंदगी चल रही है। लेकिन इसकी लागत भी इतनी कम है कि अगर ये 100 पैकेट भी बेच दें तो उस दिन का खाना पूरा नहीं किया जा सकता। पूरे दुकान का माहौल आप देख लीजिए कि महज अब सिर्फ व्यवसाय था। इस बात को ये दृश्य यहाँ पर बता रहा है कि ये व्यवसाय कभी हुआ करता था। ये तमाम देखिए व्यवसायी हमारे साथ हैं यहाँ पर, और सबकी विडंबना यही है कि इनके पास अब पूंजी नाम की कोई चीज नहीं रह गई है कि कोई पूंजी हो और ये पूंजी के सहारे ये फिर से खड़ा हो गया। जानकार ये भी बताते हैं कि जो कुछ भी यहाँ पर जिस तरीके से 18 महीने में उद्योग व्यवसाय ठप हुए हैं, उसको पटरी पर लाने के लिए 5 से 7 साल का समय लग जाएगा, जिस तरीके से इनके ऊपर कर्ज का बोझ पड़ा है। का जो ये विकास की पटरी पर आएगी, लौटेगी, आप लोग का दिन लौटेगा, उम्मीद अब भी कुछ बचा है या आप लोग हताश हो चुके हैं? ना हम लोग हताश नहीं हुए, क्योंकि जब तक बाबा बैद्यनाथ का आशीर्वाद है हम लोग पास, जब तक हम हताश होने वाला काम नहीं है। हमारा बाप माए बहन बहनों जो भी बोलिए, करता धरता सब बाबा बैद्यनाथ है। वो बंद है, हम लोग उदास है। जब उसका दरवाजा आम श्रद्धालुओं के लिए खुल जाएगा, हम लोग में रौनक सावन फिर आ जाएगी। इसलिए हम लोग निराश नहीं है, कहीं देर अंधेर नहीं है। कितनी अंधेरी रात होता है, मगर सवेरा उठे के उजाला लेके आता है। इसे हम लोग पर बाबा पर पूरी तरह आश्रित है, और हमारा फैक्ट्री हो जो भी बोल सकते हैं वही बाबा बैद्यनाथ है। तो बाबा बैद्यनाथ पर ही आप लोग पूरी तरह। आपका कौन सा दुकान है, क्या चीज का दुकान है? रेडीमेड का दुकान है। अच्छा, हम पहले इसका भी जायजा ले लेते हैं कि देखिए ये रेडीमेड की दुकान है। ये वो बाबा भोलेनाथ के जो कपड़े होते हैं, गेरुआ वस्त्र, वो पहनकर लोग आते हैं, यहाँ पूजा अर्चना करते हैं। गमछा सहित अन्य वो कपड़े के सामान है जिसको लोग आते थे खरीदते, खासकर जो परदेशी आते थे उनके लिए ये दुकान काफी रोता और काफी भीड़ भी लगा करती थी। अब आपको एक ऐसा नजारा हम दिखा देते हैं जो इनकी आर्थिक स्थिति को स्पष्ट कर देगी। देखिए ये एक बच्चे का कपड़ा है, चूहा इसको कुतर चुका है ये पूरा। साहब देखिए यहाँ पर ये स्थिति है, ये देखिए। और ये सिर्फ एक कपड़े की वानगी नहीं है, पूरा गोडाउन का यही हाल है कि यहाँ पर चूहे ने सब कुछ कुतर दिया है। और सिर्फ इस दुकान में बिक्री नहीं, बल्कि यहाँ सिर्फ बर्बादी हो रही है इस चीज के। आप देखिए जितने भी कपड़े हैं उस पर धूल लग चुके हैं, लेकिन इक्का दुक्का आते हैं लोग। और ये देखिए इस कपड़े को भी आप देख लीजिए, ये देखिए सब चूहा काट दिया। ये सब कितने का आता होगा? ये 150 खरीदारी है। पिछले लॉकडाउन में लगभग 1.5 से 2 लाख का माल हमारा चूहा काट चुका है। कितने का माल? 1.5 से 2 लाख का माल, क्योंकि पूरी तरह बंद रह गई दुकान। हम लोग तो 3 महीना आके खोल नहीं सके, टोटल के टोटल दुकान मार चूहा काट दिया। फिर नया किसी तरह फिर बीच में 2 महीना जो खुला, किसी तरह महाजन वाजन से ला के पैसा थोड़ा सा माल लगाए हैं। फिर भी मंदिर महाजन भी सर में चढ़ गया। कर्ज पूरी तरह जितनी दुकान हैं सब प्राय सब कर्ज में डूबी हुई है। कितना लाख का कर्ज हो गया आपका? सब पर 3 लाख 4 लाख का कर्ज है। और इसको रिकवरी करने के लिए कम से कम हम लोग को 5 साल फिर एकदम कड़ी मेहनत करने पड़ेगा। तो देखिए ये जो कपड़े का व्यवसाय कर रहे हैं उनकी ये स्थिति है कि इस कपड़े पर आप मत जाइए। ये सिर्फ कपड़े इसलिए लगाए गए हैं कि ये कपड़े की दुकान है, लेकिन जिस तरह से आर्थिक स्थिति चौपट हुई है और जितना कर्ज का बोझ इनके मत्थे पर आया है, उससे उबरने के लिए कम से कम इन्हें
5 से 7 साल का समय लग जाएगा। कशिश रुस के इस खास कार्यक्रम खबर भी असर भी में ब्रेक के बाद आपसे मिलेंगे और उसके बाद दिखाएंगे कि व्यवसायी क्यों नहीं चुका पा रहे हैं अपने स्कूल की फीस, और इनके सामने आर्थिक स्थिति का अंदाजा भी हम लगाएंगे, इनसे रूबरू भी होंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर सरकार इनके मांगों पर विचार क्यों नहीं कर रही है।